श्री किरण रिजिजू। और कोरोना वायरस के इस दौर में देश के युवाओं को अपने भविष्य की काफी चिंता है। जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी अपने भविष्य की काफी चिंता होगी। आज आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, वो सब हम उनसे पूछेंगे। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? काफी फिट दिखाई दे रहे हैं आप यूथफुल भी लग रहे हैं, स्पोर्टी भी लग रहे हैं और फिट भी लग रहे हैं। लॉकडाउन इतने दिन चला है, लेकिन हम तो अपने घर और ऑफिस लगातार मीटिंग करते रहा, तो बहुत ही एक्टिव रहा है। तो मेरे लिए फिजिकली भी और मेंटली भी एंगेज रहने के कारण कोई थकान, कोई बोरिंग इस तरह का बिल्कुल नहीं। मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे सरकार को अपने तरीके से काम चलाना है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कर रहे हैं देश के लिए, हर मंत्री को भी उस हिसाब से करना पड़ता है। तो हम लोग भी लगे हुए हैं और आज आपको बहुत दिन के बाद बात करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि हम अभी भी इतने दूरी से बात कर रहे हैं, बट हाँ, ये वाकई में काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। तो आपके वीडियोस तो हम लगातार देखते रहते हैं। आप अपने जिम के वीडियोस पहले डालते थे, लेकिन अभी भी जो आप कभी साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कभी आप कुछ खेल रहे होते हैं, कभी आप बच्चों के साथ समय बिता रहे हो, तो वो वीडियो हम लगातार देखते हैं और इस देश का जो युवा है वो भी लगातार देखता है। लेकिन किरण जी, इस देश में आधी आबादी जो है वो 25 साल से कम या 25 साल के लोगों की है। ये सारे लोगों के मन में अब बहुत सारी आशंकाएं हैं अपने भविष्य को लेकर। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी अपना करियर बनाना है, इनका पूरा जीवन अभी सामने रखा हुआ है। आप ऐसे तमाम युवाओं को आज युवा मंत्री होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? अब आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जीवन हमारा पीछे छूट गया, अब वो जीवन दोबारा लौटने वाला नहीं है। ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारा देश एक युवा देश माना जाता है। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो बन करके उभरे हैं, लेकिन इस चुनौती को हम अवसर में कैसे बदलना है, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के साथ जो उन्होंने वार्ता किया था, तो उसमें इस बात को कही थी कि हम कैसे इस अवसर को हम अपने फेवर में हम कन्वर्ट करें। यूथ एंड स्पोर्ट्स मेरे जो विभाग है, इसके माध्यम से हमने भी काफ़ी चीज़ें तैयारी की हैं। एक तो यूथ अफेयर्स, जो हमारे लगभग 75,000 यूथ वॉलंटियर्स, 75 लाख 75 लाख हमारा यूथ वॉलंटियर्स है, जैसे NSS है, NYKS है, स्काउट्स गाइड्स को मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर है। दूसरा हमारा विभाग है खेल। खेल देश के मानसिकता को जितना प्रभाव डाल सकते हैं, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकते हैं। खेल ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक ऐसे जुड़ा हुआ चीज़ है जो आप उसको अलग करके नहीं देख सकता है। खेल ही एक तरीके से ज़िंदगी है। तो इसको हमने बहुत व्यापक रूप से प्लान किया है। तो मुझे लगता है कि एक तो युवाओं के लिए हमने जो अलग अलग कार्यक्रम किया है, वो डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे। अभी खेल को हम फिर से शुरू कैसे करना है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा हमने SOP बनाया अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। और अब हमने सारा खेल संघ भारत के अंदर में, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में और भी जितने भी जो खेल संघ है, सबसे हमने इन्फॉर्मेशन और सजेशन ले करके SOP तैयार किया हुआ है। और हम एक जो ऑर्डर निकला है, जिसके मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स जो खेल के लिए बनाया गया है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और लोग खेल सकते हैं। उसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमने जो SOP गाइडलाइन जारी किया है, वो बहुत ही व्यापक रूप से बनाया गया एक SOP है। फिर गृह मंत्रालय से कुछ डूज एंड डोंट्स आपको जारी किया गया है देश भर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। और जिस राज्य में या जिस प्रशासन के अंदर में वो लोकेशन है, स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस प्रशासन को अपने वहाँ के जो लोकल गाइडलाइंस को सम्मिलित करते हुए जो भी खेल है शुरू कर सकते हैं। हमने इजाज़त दे दिया है और बहुत सारा जो है तैयारी करके 1-2 दिन में कई जगह में प्रैक्टिस शुरू होगा। हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, ओलंपियंस जो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले हैं, या हमारे जो टॉप इंडिया के
हायर रैंक जितना ओलंपियन सिर्फ नहीं, कोई भी टॉप खिलाड़ी है, वो जो अपने अपने जो कैंप है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या जो जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने वो रहते हैं, उसको भी हमने इजाज़त दे दिया है। अभी कुछ दिनों के अंदर में सारा शुरुआत हो जाएंगे। जी किरण जी, जो स्पोर्ट्स सेक्टर है हमारे देश में वो लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस माना जाता है भारत में। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप भारत में स्पोर्ट्स का भविष्य कैसा देखते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी हमने जर्मनी में देखा, वहां पर जो लोकल लीग है फुटबॉल की, उन्होंने मैचेस तो कराए लेकिन स्टेडियम में दर्शक नहीं थे। तो क्या अब हमें भी ये तैयार हो जाना चाहिए कि मैचेस होंगे आगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे, एक नया बिजनेस मॉडल आएगा? इसी तरीके से जो खेलों में अब लोग एक दूसरे को पहले हग नहीं कर पाएंगे, हाई फाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। जी देखिए, जैसा आपने कहा, स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। जिंदगी में खेल के वजह से जो बदलाव आता है या आपका मानसिक रूप से जो बदलाव लाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो अलग है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स का जो सामग्री बनते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स जो बनते हैं, इसमें हज़ारों लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम भी है। और जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है, बहुत बड़ा ये लोगों का आमदनी का भी जरिया है। तो स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री ये लाखों लोगों को रोज़गार देती है। और ये लॉकडाउन के वजह से और स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होने से जो नुकसान हो रहा है वो सबको मालूम है। अब ये जो कोविड के चलते हुए पोस्ट पेंडेमिक जो स्पोर्ट्स है, उसमें इमीडिएटली बिना स्पेक्टेटर्स के स्टेडियम में खेलना, बिना स्पेक्टेटर्स ऑडियंस के अलग से खेल का आयोजन करना और उसको फिर से लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीविज़न के माध्यम से अलग अलग टेलीकास्ट का जो मेथड होते हैं, उससे लेते हुए खेल को कैसे रोमांचक बनाना है, कैसे रोमांचक मतलब इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इसका भी पूरा रूपरेखा हमने भी सोचा हुआ है और काफ़ी लोगों ने भी प्लान किया हुआ है। वो मिल करके मैं समझता हूँ कि हम ये तो मान के चले कि अगले कुछ महीने या 5-6 महीने, साल भर आप बता सकते हैं कि अभी तो हम डेफिनेट टाइमलाइन मेरा पास नहीं है, लेकिन कम से कम 6-7 महीने तक तो हमको ये मान के चलना है कि बिना क्राउड के हमको स्पोर्टिंग इवेंट से आदत डालना होगा। उसके लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जैसे रोचक कैसे बनाना है उसका भी प्लान तैयारी कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर में अब फ्लाइट शुरू हो रही हैं, लेकिन नए नियमों के साथ, नए रूल्स के साथ, आपको लगता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी शुरू होंगी, मैचेस भी शुरू होंगे, लेकिन नए नियमों के साथ? हाँ बिल्कुल, नए नियम मतलब क्या है कि हर खेल जो है दूसरे खेल से अलग होता है। जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये हो गया कॉन्टैक्ट और एक दूसरे से जूझते हैं। कुछ खेल हो गया बिल्कुल आइसोलेशन में इंडिविजुअल के रूप से आप खेला जाता है, जैसे कि बॉडी कांटेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो चेस, मान लीजिए बैडमिंटन या टेबल टेनिस, जो ओपोनेंट के साथ आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते हैं। तो हर खेल का भी रूपरेखा अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा और इसका भी जो आगे कैसे हम इसको जैसे टेलीकास्ट कैसे करना है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वो भी जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस है उनसे मिल करके और जो इसका प्रोमोटर्स है इनसे तालमेल करके कॉमर्शियली कैसे सक्सेस बनाना है, इसका भी सोचना होगा। जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, अगर ये कॉमर्शियली सक्सेस नहीं हुआ तो खेल का जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाता है। तो स्पेक्टेटर्स और खेल, वो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। खेल को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि स्टेडियम में जाना नहीं होगा तो अब टेलीकास्टिंग से ही होगा, तो उसके लिए बहुत तरीका हमको इवॉल्व करके आना होगा। मेरे ख्याल से हम सक्सेस होंगे। जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हर स्टेक होल्डर से हमने चर्चा भी किया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि खेल फिर से उभर के आएंगे और सबके ज़िंदगी में ये खुशहाली लाएंगे।
किरण जी, अभी आप 48 साल के हैं, अभी तो आप युवा हैं। आगे चलकर और जब इतिहास लिखा जाएगा और जब आपकी अगली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी कि जब इतना बड़ा संकट आया था दुनिया पर, जो कि ऐतिहासिक संकट था, उस संकट की घड़ी में आपके सामने क्या चुनौतियां थीं, आपने कैसे उसका सामना किया? क्योंकि उस समय आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत अहम पोर्टफोलियो का आप हिस्सा थे, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाले हुए थे। तो अगर आपको कभी ये अपनी डायरी में या कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत को एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है, उसको मेरे खेल मंत्री के समय में अगर इस सपना को हम पूरा करते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी के बात कुछ नहीं हो सकते हैं। हमने एक लक्ष्य रखा है, अगले ओलंपिक्स, जैसे कि अगले साल तो टोक्यो में होने वाले हैं, उसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर में हम वर्ल्ड चैंपियन पैदा नहीं कर सकते। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको हम सही तरीके से निखारने का कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमने टारगेट किया है 8 साल के अंदर में, 8 साल एक अच्छा साइकिल होता है वर्ल्ड चैंपियन क्रिएट करने के लिए। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट स्काउटिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और चैंपियन बनाना। तो 8 साल के साइकिल को हमने ध्यान में रखते हुए 2028 जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा अमेरिका में, उसमें भारत दुनिया का टॉप 10 में होना है मेडल टैली में। तो ये सपना और उसको पूरा करने के लिए हमने अभी जो तैयारी की है वो रिजल्ट जो है आपको अगले 1-2 साल के बाद में पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये सबसे सपना होगा कि जो आज हमने तैयारी की है वो भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के लिए तैयारी सक्सेस होना है। तो ये 8 साल के बाद जब लोग बात करेंगे कि उसका नींव आज रखा है, तो इसके लिए अगर हमको याद रखेंगे कि मेरे खेल मंत्री के वक्त ये सारा चीज़ बना है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी के बात हो नहीं सकता है। और देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सारा चीज़ को सबसे आगे ले जाता है स्पोर्ट्स, क्योंकि ये एक आम आदमी को भी जोड़ता है। जो बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट होता है वो आम आदमी को नहीं पता होता है, लेकिन जैसे कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतता है, ओलंपिक गोल्ड जीतता है, उससे बड़ा सेलिब्रेशन देश में और कुछ नहीं होता है। तो विश्व के जो उस पायदान में जब भारत उस नंबर पर पहुंचेंगे, उससे जो खुशी मिलती है उसका कोई किसी से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश भारत, जो हमारे यहाँ पोटेंशियल का कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन और हमारे यहाँ पूरे जो प्लानिंग है, विजन है, ये इसका कमी रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कोविड-19 के इतना लंबा जो लॉकडाउन चले हैं, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ओकेजन है, और इससे उभर के भारत और कितना स्ट्रांग हमने उभर के आया है, ये मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर के इतिहास में, भारत का खेल के इतिहास में और युवाओं के जहन में ये बात बहुत गहराई से रहे, ये मेरा तमन्ना रहेगा। जी किरण जी, अभी आपके आने से पहले हम चाइना की बात कर रहे थे और हम बता रहे थे कि चाइना में भी अंदरूनी तौर पर चाइना को काफी झटका लगा है इस कोविड-19 से। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 के बाद जो दौर आएगा उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, यूरोप और बड़े बड़े जो देश थे, यूरोपियन यूनियन में जो देश थे, वो सब के सब ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस ने धूल चटा दिया है। लोगों को जितनी गलतफहमी थी इन सुपर पावर्स के बारे में, वो सारी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है कि कूटनीति के तौर पर भी एक स्पेस है जो टॉप पे अभी खाली है और भारत जैसे देश उसको भर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड-19 एरा भारत भी सडनली, अभी हम काफी नीचे हैं लेकिन एकदम से ऊपर आकर बैठ जाएंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं मंत्री नहीं होते तो मैं बहुत खुला मन से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक जो इशू है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपको मालूम है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स मेरा बहुत ही
इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहा है और इसमें मैं पहले लेख भी लिखता था। तो ये दुनिया तो एक तरीके से बदलने वाले हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ खेल के क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा। ये मैं समझता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है और ये जो लॉकडाउन होने के कारण से जो स्पोर्टिंग कल्चर, द वे ऑफ बिहेवियर चेंज होने वाले हैं, इसमें मैं बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से मैं देखता हूं और इससे जो उभर के आएंगे उसमें भारत का पायदान ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा नहीं। और हमने जो अभी एक असेसमेंट किया है, अपने अंदरूनी हमने जो असेसमेंट किया है, कुछ कुछ स्पोर्ट्स के कुछ डिसिप्लिन में भारत का ट्रेजेक्टरी, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये कोविड-19 के बाद जो नए गाइडलाइंस के बाद कंपटीशन जो शुरू होंगे, आप देखिए, मैं आज आपको कह रहा हूँ जी न्यूज़ पे, भारत का जो परफॉर्मेंस है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में नंबर 1 होने जा रहे हैं, लेकिन हम टॉप में बिल्कुल रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल, ये सिर्फ उम्मीद करके हम नहीं बोल रहा हूँ, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये होगा, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली फेडरेशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एकेडमी, मैं चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, मंत्री होने के नाते अपने जितने ट्रेनिंग एकेडमीज, इंस्टीट्यूट के हर एक खेल के जो खिलाड़ियों से बातचीत करके, ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह सारा असेसमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का विश्व में रैंकिंग में, स्पोर्ट्स के दुनिया में, खेल के दुनिया में आगे बढ़ने वाला है। और ये लॉकडाउन के बाद हम और भी उछल के आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको विदेश मंत्रालय में होना चाहिए था, और आज आप क्योंकि नहीं है विदेश मंत्रालय में, तो आपका जो ग्लोबल अफेयर्स पर जो विश्लेषण है उससे आज हम वंचित रह गए, क्योंकि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही आपसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन आप भारत सरकार में अब भी बैठते हैं, आप एक बड़े मंत्री हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपका अपना विश्लेषण स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, क्या है, हम कब तक इस पूरे कोविड-19 के संकट से निकल पाएंगे, और क्या उसके बाद आप कोई बड़े बदलाव देखते हैं? मैं एक समीकरण और एक मोटा मोटा पिक्चर को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भारत और चीन का जो हम दोनों के जनसंख्या है लगभग बराबर है, और विश्व भर का जो स्थिति देखेंगे, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, टॉप के अमीर देश है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इसमें जो गरीब देश है, जो बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज है, उसका नंबर कम है। और G20 का भी जितना देश मेंबर है वो सब टॉप में है, G7 का भी सब टॉप में है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, कनाडा हो, चीन, भारत भी अब उस रैंक में आगे आया क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ा है। इस हिसाब से ये कोविड का इफेक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ जो भारत का पॉपुलेशन को देखते हुए जो मौतें हुए हैं, अगर एक भी मौत होता तो ये ट्रेजिक है, लेकिन मैं एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूँ कि आप कुछ भी छुपा सकते हैं, लेकिन मृत्यु को तो नहीं छुपा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा देश में टेस्ट कम हुआ है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ फैसिलिटी कम है, लेकिन जब मृत्यु का संख्या, आप जो एक्चुअल जो फिगर है वो देखेंगे, तो अमेरिका का फिगर को देख लीजिए या किसी भी यूरोपियन देश का फिगर को देख लीजिए और भारत का फिगर देख लीजिए। जनवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीज़ें, उसी समय ही उन्होंने साइलेंटली स्टेप उठाना शुरू कर दिया था। किसी भी देश ने जब कोई कदम नहीं उठाया, उस समय कुछ ऐसा कदम हमारा प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिसका लाभ आज पूरा देश को मिल रहा है। और आज भारत दूसरे को मदद कर रहा है। हम अपना भी समस्या है, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ बहुत से खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उस समय जो कदम उठाए हैं, अगर वो नहीं उठाते तो आज भारत का क्या हालत और किस स्थिति में होना था, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ देशवासियों को भी जानना है कि एक मजबूत नेतृत्व रहने से, उसका विजन की वजह से, उसका सोच, उसका तौर तरीके की वजह से देश को एक बहुत ही मुश्किल हालत से बचा करके आज एक मैनेजेबल स्थिति तक रखा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ राजनीति के तौर पर लोग कुछ भी कह देते हैं या आपस में तू मैं कर लेते हैं, लेकिन विश्व में एक चीज़ मान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने
जो भी कदम उठाया उसने आज भारत देश को बचा रहे हैं, ये सबने माना है और ये हकीकत है। आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, उत्तर पूर्वी हिस्से से आते हैं, और एक अच्छी बात जो भारत के हर लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि कोविड-19 के सबसे कम मामले नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से, सारे सरकारों ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। इसके पीछे आप कोई खास कारण देखते हैं? ये बहुत अच्छा सूर्य जी, आपने इस बात को, नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं तो आपने ये पूछा भी है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत साफ सुथरा और सुरक्षित रहे, लेकिन ये इस कोरोना वायरस को लेकर के जो पूर्वोत्तर भारत जैसे अपने आप को बचा पाया, ये एक देखने लायक है। जैसे कि सिक्किम और नागालैंड आज तक एक भी केस नहीं हुआ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ एक केस हुआ था, वो भी तबलीगी का यहाँ निज़ामुद्दीन से आया और उसको ट्रैक किया होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर, और तब उसको पकड़ा और टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव, वो भी अब निगेटिव हो गया। तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी फ्री है। मणिपुर में भी ऐसे बाहर से एक केस आया था। असम और त्रिपुरा में जो भी है वो भी बाहर से आया। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट आज भी पूरे के पूरे ग्रीन जोन में होने का कारण ही ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ के कम्युनिटी बिहेवियर है, वहाँ के जो पारंपरिक लोगों का तौर तरीका है, ये बहुत काम आया है इस बार। जैसे कि मेरे गांव में अगर हमारे कम्युनिटी कुछ कह देते हैं कि अब हमारे गांव में आना जाना बंद रहेगा, तो वो बंद होगा। सरकार के निर्देश के बाद कम्युनिटी लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया। अब यहाँ आप देखिए दिल्ली, मुंबई वगैरह में कुछ लोग, सरकार ने लॉकडाउन किया फिर भी ब्रेक कर रहा है, ग्रुप में पूजा कर रहा है, ग्रुप में शॉपिंग कर रहा है, ग्रुप में कहीं जा रहा है। तो ऐसा करते रहेगा तो वो नतीजा तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में सरकार का निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन किया गया है, और वो कम्युनिटी लेवल तक वहाँ के 8 नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ के सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके कामों के साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिटी लेवल में वहाँ का जो ट्राइब्स होते हैं, वहाँ के अपने अपने एक सिस्टम होता है, वो जो कस्टमरी प्रैक्टिस जो होते हैं, उसने नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन जोन बनाने में बिल्कुल सामर्थ्य बनाया है। ये मेरे ख्याल से, जैसे सुधीर जी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ अच्छा चीज सीखने का होता है, मेरे ख्याल से वहाँ के जो कम्युनिटी बिहेवियर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और लॉ अबाइडिंग कैरेक्टर, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। जी जी, ये बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल किरण जी आपसे ये है, साल 2020 जब शुरू हुआ था तो हम और आप, हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे और कह रहे थे कि ये साल बड़ा शुभ हो, और अचानक से सब उल्टा पुल्टा हो गया। हम जब निजी तौर पर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी अब स्थिर नहीं है। ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग मत करो। अंदरूनी तौर पर, एक इंसान के तौर पर हर आदमी को अंदर तक हिला है। आप अभी 48 साल के हैं, युवा हैं, आप पति भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। एक इंसान के तौर पर ये कोविड-19 ने आपको अंदर तक कितना हिलाया है, एंड व्हाट आर द न्यू फाइंडिंग्स व्हेन यू सिट एट होम? अकेले में जब आप इस लॉकडाउन के दौरान सोचा होगा जीवन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, तब आपने बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं तो जिंदगी को बहुत ही सरल तरीके से मैं देखता हूँ कि जियो और जीने दो, और खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो। ये मेरा एक फिलॉसफी है मेरे ज़िंदगी में। तो इस कोविड के बाद ये पता चलता है कि हम इंसान प्राकृतिक आपदा के सामने में कितना छोटा है। अगर हम सही तरीके से हम प्रकृति को, इस हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को संभाल के रखने में पूरे समाज, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व एकजुट होकर नहीं रहेगा, और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के हम तू मैं करके झगड़ा करते रहेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए, और साथ साथ में एक दूसरे का सहारा लेकर के हमको आगे ज़िंदगी जीना चाहिए। और जो इन्वायरमेंट का जो इशू है,
हमको साफ सुथरा रहना, जंगल, ज़मीन, पानी, इसको प्रदूषित नहीं करना, ये जो एक आम जिंदगी में बहुत ही सरल तरीके से खूबसूरत ज़िंदगी कैसे जीना है और सबसे प्यार करके जीना है, मुझे इस कोविड-19 से साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा सीख भी है और हम ये क्लियरली पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग हम सुप्रीम नहीं है। हम कभी कभी हम जैसे इंसान अपने आप को ऐसे बिहेव करते हैं कि ये पृथ्वी हमारा है। ये पृथ्वी में जीव जंतु भी हैं, पृथ्वी में बहुत से चीज़ है और सबका अपना अपना अधिकार, हक और अपना अपना जगह है। सबको अपने अपने जगह में रहना चाहिए और इस तरीके से हमको ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं एक बौद्ध भी हूँ, मैं यूनिवर्सल हूँ, हर धर्म को मैं मानता हूँ, तो मेरा ये सरल जो सोच है, इसी तरीके से अगर जिएगा तो मैं मानता हूँ कि हमको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी और ज़िंदगी बहुत ही सरल से और बहुत आराम से, प्यार से हम अपने छोटा सा ज़िंदगी को जी सकते हैं। और देश का सेवा, मानव सेवा, इसको ध्यान में रखते हुए हमको चलना है। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, आपके विभाग के लिए और उम्मीद करते हैं जल्दी पर्सनली भी मिलेंगे एंड मे बी वी कैन हैव अ गेम ऑफ टेनिस टुगेदर वेरी सून। थैंक यू सुधीर जी, बहुत दिन के बाद आपसे बात किया, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।